हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान एनर्जी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन एसी की। ट्रेन के अंदर कूलिंग कैसे होती है, ट्रेन का एसी किस प्रकार लगा होता है, ट्रेन एसी कैपेसिटी कितनी होती है, ट्रेन एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, ये सब बातें आज हम बात करेंगे और कैसे वो काम करता है। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये जो आप वीडियो है कंप्लीट देखें ताकि आपको हर एक प्रकार से ट्रेन एसी के बारे में पता चल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन एसी वर्किंग मेथड एंड कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन एसी के जो इक्विपमेंट होते हैं एसी के, वो क्या क्या लगते हैं। उसके अंदर हमारा ऑपरेटरी यूनिट लगेगा, कंप्रेसर लगेगा, कंडेंसर, गेज पैनल, एसी कंट्रोल पैनल, एयर डक्ट, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग एंड जॉइंट्स और वायरिंग। ये सब हमारे एसी इक्विपमेंट यूज होते हैं ट्रेन एसी के अंतर्गत। देखा जाए तो ट्रेन एसी के अंदर हमें एसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे कि मतलब कि टेम्परेचर का मेंटेन ना होना। जैसे हम किसी रूम में रहे, हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी लगा देते हैं, लेकिन जब हमें ट्रैवल करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है, तब हमें कंफर्ट जोन में आने के लिए हम एसी का यूज करते हैं। और ट्रेन में जब हम रेगुलरली जाते हैं तो वहाँ पे कंफर्ट फील करने के लिए हम ट्रेन के अंदर एसी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो उसको ह्यूमन कंफर्ट बनाने के लिए हम ट्रेन के अंदर क्या यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। और ट्रेन एसी, जब भी हम ट्रेन के अंदर एसी यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो रेलवे कोचेज हैं उनके अंदर जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो वो हमारी कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कंफर्ट जोन में रहे, हमें घबराहट ना हो। घबराहट का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। फ्रेश एयर भी इस कारण से उसके अंदर ऐड करते हैं, और साथ में ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे और फिल्ट्रेशन होके हमारी जो हवा है वो साफ़ सुथरी रहे। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है ट्रेन एसी के अंदर। लेकिन क्या होता है, जब पुरानी बात करते हैं, पुराने समय में ट्रेन के अंदर एसी कूल करने के लिए हम आर्टिफिशियल आइस का यूज़ करते थे, आर्टिफिशियल या नेचुरल आइस का। अब इस आइस को क्यों यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कुछ समय पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी थी बहुत कम थी, तो उस टाइम पे ट्रेन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पा रहे थे, या जो ट्रेन के अंदर कंप्रेसर है या हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो उस समय पे हम क्या करते थे, स्टेशन पे, जैसे कुछ स्टेशन के बाद हम आइस को कहाँ रखते थे, कोच के ऊपर रखते थे। कोच के ऊपर कैसे रखते थे, उसको इस प्रकार से कोच के ऊपर रखा जाता था, और इसके बाद क्या किया जाता था, वहाँ से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब कि आइस क्या करता है, वहाँ की गर्म हवा की कूलिंग ले लेता है और वहाँ पे ठंडक हो जाती है। अब जब आइस गर्म हवा लेगी, मतलब हीटिंग लेगी, तो वो कहीं ना कहीं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कारण से ये जो समस्या थी ये बनी रहती थी। इस कारण से इसको हर 2 स्टेशन बाद, हर एक स्टेशन बाद चेंज करना पड़ता था, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं ट्रेन में एसी बैठने के लिए। तो एसी अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमें क्या होगा, कंफर्ट नहीं रहेगा। तो हमारी जब आइस पिघल जाती थी तो उसको हर एक स्टेशन पे चेंज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो हमारी मॉडर्न टाइम है, तो मॉडर्न टाइम में हम जो एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं वो है मॉडर्न टाइम का। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई दी कैसे जाती है। अब सप्लाई देने के लिए 3 सिस्टम यूज होते हैं। सबसे पहले सेल पावर जनरेशन मेथड। सेल पावर जनरेशन मेथड क्या होता है, एनर्जी को कन्वर्ट करना। देखो, आपने सुना होगा कि कभी भी एनर्जी जो होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसको चेंज किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, देखो, मैकेनिकल एनर्जी, ये जो हमारा व्हील है, ये व्हील जब हमारा रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जिस भी हमें कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाना हो उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रेन के अंदर भी क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगी,
जब भी हमारा ट्रेन का व्हील रोटेट होगा, जब भी हमारा ट्रेन का व्हील रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम एसी को चलाने में यूज करते हैं 3 फेज 415 वोल्ट। लेकिन जब हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाती है तब भी हमारा एसी चलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ उस टाइम पे हम बैटरी के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। कितने की बैटरी होती है, वो 110 वोल्ट की बैटरी होती है। उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी हमारी ट्रेन रुक जाती है तो इस बैटरी से दोबारा से उसको क्या किया जा सके, 110 वोल्ट से 415 वोल्ट बना के हमारा एसी रेगुलर काम करता रहे। तो ये जो मेथड है ये हमारा है सेल्फ पावर जनरेशन मेथड, जिससे कि हमारा एसी चलता रहता है। सेकंड मेथड कौन सा है, चलिए वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड होता है जनरेटर सप्लाई। आपने देखा होगा बहुत सी जो एसी कोच की ट्रेनें सप्लाई होती हैं उनके आगे या पीछे जनरेटर लगा होता है। वो जनरेटर क्यों लगा होता है, देखिए जनरेटर लगाने का मेन रीज़न क्या है, जैसे वो 750 किलोवाट का होता है, 800 किलोवाट का होता है। अब जो हमारा ट्रेन एसी होता है वो 3 फेज का होता है, उसको 415 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, तो 750 kVA से 415 वोल्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या काम करेगा, 750 वोल्ट से उसको 415 वोल्ट पे लेके आएगा, और हमारे एसी को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, जिससे कि हमारा एसी रनिंग में आ जाता है। और लास्ट में जो आज का टाइम है, आज के टाइम में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब कि जो हमारी मेन सप्लाई है जिससे हमारी ट्रेनें चलती हैं, 11,000 kVA, 26,000 kVA, 25,000 kVA, उनके द्वारा एसी को चलाना, या जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वो कैसे होता है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर भी मोबाइल चार्जिंग का एक पॉइंट दिया होता है। उससे क्या होता है, जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है उसको स्टेप डाउन किया जाता है, उसको स्टेप डाउन किया जाता है ताकि हम सिंगल फेस में उसको यूज कर सकें ओनली मोबाइल चार्जिंग के लिए। ऐसे ही जो हमारी एसी वाले कोच होते हैं उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारी मेन सप्लाई है उसको 415 वोल्ट या 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो सप्लाई दी जाती है हमारे एसी को। तो इस प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या हमारे एसी को सप्लाई कैसे मिलती है, 3 मेथड से मिलती है, सेल्फ पावर जनरेशन, जनरेटर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार हमारा एसी होता है स्टार्ट। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, हमारा ट्रेन एसी को लेके ही ये बात थी कि ट्रेन एसी को सप्लाई दी कैसे जाती है, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेन एसी की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ट्रेन एसी की जो कैपेसिटी होती है एक कोच की, वो होती है 12 TR, और इसमें कंप्रेसर कौन कौन सा यूज होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, इसके अंदर कंप्रेसर आपका हर्मेटिक, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रोल कंप्रेसर यूज होता है। देखिए हर्मेटिक कंप्रेसर कहाँ यूज होगा, जहाँ पे आपकी मान लो पूरी ट्रेन के अंदर 20-22 डिब्बे हैं और एसी के डिब्बे के 3 से 4 हैं, तो वहाँ पे हर्मेटिक कंप्रेसर यूज होगा। नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल, अगर आपकी पूरी ट्रेन फुली एसी है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज किया जाता है। नंबर 3 स्क्रोल कंप्रेसर, ये आज के टाइम में यूज किया जाता है, और ये जैसे एक कोच हमारा 12 TR का है तो ये 3 TR का एक कंप्रेसर, मतलब कि एक कोच के ऊपर 4 कंप्रेसर यूज किए जाते हैं। कंडेंसर की बात करें तो एयर कूल्ड का होता है और एल्यूमिनियम का बना होता है, ना कि कॉपर का। एक्सपेंशन वाल की बात करें तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल यूज किया जाता है। एवोपरेटर हमारा फिन एंड ट्यूब टाइप प्लस ब्लोअर यूज किया जाता है ताकि हवा का सर्कुलेशन कर सके। रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R134A एंड R22 यूज किया जाता है। डक्ट की बात करें तो रेक्टेंगुलर डक्ट टाइप इसके अंदर यूज की जाती है। चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे रूफ टॉप एयर कंडीशनर। अब रूफ टॉप एयर कंडीशनर एक सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है और इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ पर, छत पर।
दी टाइप ऑफ यूनिट कैन फॉर कूलिंग कॉयल, इसको यूनिट को किस लिए लगाया जाता है? कूलिंग कॉयल के लिए, हीटिंग के लिए और दोनों के लिए, क्योंकि हमारे ट्रेन के अंदर केवल गर्मी नहीं सर्दियों के अंदर भी ह्यूमन कंफर्ट करने की जरूरत होती है। इस कारण से रूफ टॉप एयर कंडीशनर यूज किया जाता है, गर्मी और सर्दी दोनों में यूज किया जा सके। इसकी थोड़ा सा मैं आपको साइकिल दिखाना चाहूँगा। इसकी साइकिल कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे हीटिंग है, ठीक है, ऊपर रूफ पे कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है जो हीट को रिमूव करता है, इलेक्ट्रिकल हीटर लगा होता है, फैन, ये हमारी एवापोरेटर कॉयल है, और इसको फिर नीचे डक्ट के द्वारा लाया जाता है। तो ये हमारा जो है ये ट्रेन की एसी के छत के ऊपर लगता है, और नीचे हमारा जो कोच होता है वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर की सप्लाई की जाती है। किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा। अब रूफ टाइप एयर कंडीशनर के अंदर क्या क्या यूज होता है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। रूफ टॉप एयर कंडीशनर का टोटल वेट होता है 900 किलोग्राम। इसको इंस्टॉल करने के अंदर कम से कम टाइम लगता है 4 घंटे। रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R22 यूज होता है। गैस चार्जिंग की बात करें तो 25 से 28 किलोग्राम। कंप्रेसर टाइप की बात करें तो सील्ड ड्राई मतलब हर्मेटिक। लीकेज चांस की बात करें तो नील, बिल्कुल ही लीकेज चांस नहीं रहती है। मेंटेनेंस एवरी 6 मंथ के अंदर इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है या हमें मेंटेनेंस करनी चाहिए। डस्ट कलेक्शन क्या होता है, मतलब कि धूल मिट्टी वगैरह उन सब से फ्री कितना रखता है, ये बिल्कुल मतलब कि नील के बराबर रखता है, मतलब बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहती है। कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और एक समस्या आती है ट्रेन एसी में, वाटर ड्रॉप ऑन पैसेंजर, मतलब कि पैसेंजर की सीट के ऊपर पानी गिरता है, तो इस रूफ टाइप एयर कंडीशनर में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती है। फ्रेश एयर की बात करें तो 25% फ्रेश एयर ओपन रखते हैं ताकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। कैपेसिटी की बात करें तो 4 कंप्रेसर, मतलब कि 3 TR का 1 कंप्रेसर, तो वहाँ पे 4 कंप्रेसर यूज होते हैं और हमारा जो कोच है वो पूरी तरह से कूल रहता है। आगे चलते हैं। सेकेंड हमारा होता है कन्वेंशनल एयर कंडीशनर। कन्वेंशनल एयर कंडीशनर क्या होता है? एक कन्वेंशनल एयर कंडीशनर सिस्टम कैन बी आइदर ए रूम और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम एंड कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट एंड एयर क्वालिटी ऑफ ए होम। मतलब जो हमारा कन्वेंशनल एयर कंडीशनर होता है ये एक रूम एंड किसी भी कूलिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता है किस चीज़ को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर मूवमेंट को, एयर मूवमेंट मतलब एयर की सर्कुलेशन को, और एयर क्वालिटी को, ये सब चीज़ें क्या करता है, मेंटेन करता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, चलिए वो देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है टोटल वेट। टोटल वेट मतलब इसका जो वेट होता है 2700 किलोग्राम होता है। इसको लगाने का टाइम होता है 4 डेज का। रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R134A यूज होता है। गैस चार्जिंग की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम। कंप्रेसर टाइप की बात करें तो ओपन टाइप। लीकेज चांस, कुछ टाइम में लीकेज होने के इसमें चांसेस बने रहते हैं। मेंटेनेंस एवरी 6 मंथ। आगे देखते हैं। डस्ट कलेक्शन बहुत हैवी रहता है, मतलब जो डस्ट है बहुत ज़्यादा मात्रा में उठाता है। कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ टाइम अच्छी होने के बाद कहीं ना कहीं इसमें क्या आ जाती है, दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। वाटर ड्रॉप ऑन पैसेंजर, ये इसके अंदर काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम आती रहती है कि वाटर ड्रॉप होता रहता है। वाटर ड्रॉप क्यों होता है, मतलब कि जो हमारी एयर के अंदर पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसको पूरी तरह से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, जिस कारण से पैसेंजर के ऊपर पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश एयर की बात करें तो 10% फ्रेश एयर ओपन रहता है। और कैपेसिटी की बात करें तो 2 कंप्रेसर यूज किए जाते हैं, 7.5 TR और 5.5 TR। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ट्रेन के अंदर एसी हमें दिखती तो है नहीं, वो कैसे कूल करती है। ट्रेन एसी के अंदर आपने ऐसे बॉक्स देखे होंगे, ऐसे बॉक्स के अंदर से क्या होती है, ठंडी हवा फ्लो होती है। और इसके अंदर क्या क्या लगता है, चलिए हम आपको बताते हैं। ट्रेन एसी के अंदर यूज होता है हमारी सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट, डिफ्यूजर, ग्रिल, फ्रेश एयर। अब सप्लाई डक्ट के द्वारा जो हमारी कूल एयर है उसकी सप्लाई की जाती है। रिटर्न डक्ट के माध्यम से जो हमारी गर्म हवा है उसको वापसी लाया जाता है। डिफ्यूजर और ग्रिल हवा को
डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है अलग अलग स्थानों पे, और फ्रेश एयर के द्वारा ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए इसको डक्ट का यूज किया जाता है। अब ट्रेन के अंदर कई जगह 25% इसको ओपन करते हैं, कई जगह 10% ओपन करते हैं, ताकि हमें सांस लेने में कोई भी परेशानी ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहाँ पे लो रहे। तो ये सब हमारा ट्रेन एसी की डिटेल होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और ट्रेन एसी के द्वारा इन्हीं के द्वारा क्या की जाती है, कूलिंग क्रिएट की जाती है। क्योंकि आपको पता है ट्रेन एसी के अंदर कूलिंग करने के लिए हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, सेम हमें वही साइकिल फॉलो करना होता है। फर्स्टली कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर, और हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डक्ट का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हम फ्रेश एयर का यूज करते हैं। तो इस कारण से हमें कभी भी ट्रेन एसी के अंदर अगर सफ़र करना हो तो ज़रूर हम देखते हैं कि ट्रेन एसी हमारा कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता, तो उस कारण से ये वीडियो आज बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको ट्रेन एसी के बारे में पता चल सके कि पहले कैसे कूलिंग होती थी और आज के टाइम में कूलिंग कैसे होती है, और कैसे ट्रेन एसी को क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है, कैसे हमारा ट्रेन एसी का कंप्रेसर चलता है, इन सब के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको नॉलेज कैसी लगी। एंड थैंक यू रोज में वीडियो। थैंक यू। आप देख रहे थे रोहित धीमान के साथ रोहित धीमान चैनल। थैंक यू।